Did you know? We Indians saving rate is 30%, which is fourth highest in the world, while other developed world countries like USA and Japan rank below than us. वहीं स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन की बात किया जाए तो हम इंडियंस के पास सिर्फ 4% लोगों के पास डीमेट अकाउंट है। वहीं यूएसए में 55% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कनाडा में 40% लोग, यूके में 33% लोग, ऑस्ट्रेलिया में 30% लोग और यहाँ चाइना में 10%। मैं आपको ये सारी डिटेल्स क्यों बता रहा हूँ, आइए डिस्कस करते हैं। गाइस, मुहूर्त ट्रेडिंग आने वाला है, पर आपको पता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्यों किया जाता है? हमारे ग्रंथों और वेदों के अनुसार कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए दीपावली का मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपनी कृपा सदैव बनाए रखती है। इसलिए गाइस, एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज 1 नवंबर को शाम को 6 बजे से लेकर के 7 बजे 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए 1 आवर का विंडो ओपन किया है। सो गाइस, आप लोग कौन सा स्टॉक बाय कर रहे हैं? वेल, अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैं आपका ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। आज का जो थीम है स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक की थीम है। मैं ऐसे 5 स्टॉक बताऊंगा आपको जो आपको अपने लिए और अपने परिवार के लिए लॉन्ग वेल्थ बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। सो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टॉक है केफिन टेक। पहले बात करते हैं इस स्टॉक के बिजनेस के बारे में। दोस्तों, ये फिनटेक का जो मेन बिजनेस है वो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करती है। वो कंपनी लाइक, जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड आप बाय करते हो तो आपके लिए जो शेयर्स है एक्सचेंजेस से वो बाय करके जो वेल्थ मैनेजमेंट है, म्यूचुअल फंड्स हैं बड़ी बड़ी, उनके पास वो शेयर ट्रांसफ़र करती है। साथ ही जो आप जो ट्रांजैक्शन करते हो वो ट्रांजैक्शन को एक्सचेंजेस के पास भी के फिनटेक ट्रांसफ़र करने का काम करती है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करने वाली सिर्फ दो ही कंपनी हैं, पहला कैम्स और दूसरा केफिनटेक। कैम्स के पास अराउंड 70% का मार्केट शेयर है, वहीं केफिनटेक के पास 30% मार्केट शेयर है। और बात करें अगर कैम्स का जो रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू आप देख सकते हो स्क्रीन पे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कैम्स का जो रेवेन्यू है वो अराउंड 90% आता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से। वहीं केफिनटेक का जो है ओनली 30% रेवेन्यू आता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से। कैम्स का प्रेजेंस सिर्फ इंडियन मार्केट में है, वहीं केफिनटेक जो है म्यूचुअल फंड में इंडस्ट्री में रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी के अलावा और भी कई सारी टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। लाइक जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आप आईपीओ का स्टेटस चेक करने के लिए आप केफिनटेक की वेबसाइट पर जाते होंगे। तो ये रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी और आईपीओ में फाइलिंग के लिए केफिनटेक हेल्प करती है अदर कंपनीज को अपने सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। वहीं अगर आप बात करें तो अगर जब भी किसी कंपनी की वोटिंग होती है तो वोटिंग के लिए भी केफिनटेक अपना टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। केफिनटेक अपना बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपेंड कर रही है, लाइक ईस्ट एशिया, वियतनाम, थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर में एक्सपेंड कर रही है। वहीं कनाडा में भी लेटेस्ट इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया है। साथ ही साथ यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी नेक्स्ट ईयर तक एक्सपेंड करने की प्लान है इनका। अब बात करते हैं चार्ट्स की। लेट्स सी किस लेवल पे आपको बाई करना चाहिए ये स्टॉक। गाइस, सो इस स्टॉक का चार्ट चार्ट देख लेते हैं एक बार कि किस लेवल पे आपको बाई करना चाहिए। सो लेट्स सी। जैसा कि अभी देख रहे हैं स्टॉक अभी फॉल हो रहा है, अभी डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड तो अभी नहीं हुआ, हालांकि ट्रेंड अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना है, तो अप ट्रेंड ही है, अप ट्रेंड ही है ये। सो ये स्टॉक और भी कितना गिर सकता है? मुझे लगता है कि यहाँ से इसने लास्ट टाइम ब्रेकआउट दिया था, तो ये अब डेफिनेटली सपोर्ट का काम करेगा। तो इस प्राइस के आसपास आना चाहिए स्टॉक। और अगर इससे नीचे जाता है तो यहाँ से जो लास्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ था इस प्राइस के आसपास, इस जोन के आसपास मुझे लगता है कि स्टॉक रुकना चाहिए। एक बार देख लेते हैं करेक्ट कि किस रेंज में ये स्टॉक आएगा तो बाय करना चाहिए। सो गैस, अगर मैंने अपने कैपिटल का 20% रखा है तो उस 20% का अराउंड 40% मैं इस लेवल पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ इस कंपनी में। ये लेवल है अराउंड 900 के आसपास, 890 के आसपास, 890 के पास आएगा। तो मैं अगर मान लो कि मेरे को 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है तो मैं 10,000 का 4,000 मैं इस लेवल पे इन्वेस्ट कर दूंगा। बाकी अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो वहाँ पे मैं 4,000 इन्वेस्ट करूँगा और बाकी 2,000 जो मैं वर्स्ट सिनेरियो के लिए रखूँगा मैं, कि ये स्टॉक जब नीचे आ जाएगा बहुत ज़्यादा नीचे, अगर मान लो वर्स्ट सिनेरियो मुझे लगता है कि इस लेवल तक आना चाहिए, इस लेवल तक आना चाहिए। ये जो लेवल है, माफ़ करना,
ये जो लेवल है, इस लेवल के आसपास आना चाहिए वर्स्ट सिनेरियो में। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड लाइन का देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकता है यहाँ पे कहीं पे इस रेंज के आसपास, और यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए स्टॉक। इसका एक बार फंडामेंटल भी देख लेते हैं गाइस। किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल देखने के लिए मैं स्क्रीन का यूज करता हूँ, आप चाहो तो आप भी स्क्रीन का यूज कर सकते हो। स्क्रीन पर देखो, सबसे पहले तो कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा यहाँ से, फिर आपको कंपनी का जो की बिजनेस है वो सब आपको पढ़ने को मिल जाएगा यहाँ पे, साथ ही लेटेस्ट प्रोजेक्ट और जो भी डेवलपमेंट हो रही कंपनी में वो सारे के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे। बात करते हैं फंडामेंटल्स की, तो भी स्टॉक का पी जो है अराउंड 60 के आसपास चल रहा है। वहीं इस इंडस्ट्री का पी देखा जाए तो अराउंड 58 के आसपास चल रहा है, 57 के आसपास, तो आसपास ही है स्टॉक। ना तो ज़्यादा महंगा है ना ही ज़्यादा सस्ता है। जब भी हम पी को कंपेयर करते हैं, पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि अभी मैं फंडामेंटल जब सीरीज स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं ये सारे टर्म्स अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि पी रेशियो होता क्या है। अभी बस इतना देख लीजिए कि स्टॉक का जो पी जब भी हम आप कंपेयर करते हैं तो उसको इंडस्ट्री का जो जो पी रेशियो है उससे कंपेयर करते हैं, तो थोड़ा सा महंगा है, बट उतना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर नहीं है ये भी, है ना। साथ ही देखते हैं कि आर ओ सी 30% के आसपास है और आर ओ ई 25% के आसपास है। आर ओ सी और आर ओ ई किसी स्टॉक का अगर 20% से ज़्यादा है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इवन 15 प्लस अच्छा माना जाता है, बट 20% जो है अब है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये भी पैरामीटर्स जो है पास हो रहा है इस कंपनी का फंडामेंटल में। एप्पल के पास देखा जाए तो 33% का होल्डिंग है, और के पास 25% के आसपास, और डीआई के पास 20% के आसपास। जब भी किसी स्टॉक में एफ की जो होल्डिंग है वो 5% ग्रेटर और डीआई की भी उसी स्टॉक में 5% से ज़्यादा अगर होल्डिंग है तो स्टॉक में कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, जो कि यहाँ पे क्लियरली है। वही देखा जाए तो लास्ट में उन्होंने चेंज इन एफ होल्डिंग, उन्होंने पॉजिटिव में ये अराउंड 2% के आसपास अपना होल्डिंग बढ़ाया है इस कंपनी में, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंपनी के पास पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कंपनी के पास नेगेटिव ना के बराबर है। कंपनी के पास एक हाई वैल्यूएशन है थोड़ा सा, जो कि 14.1 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू मैं बताऊंगा आगे होता क्या है आने वाली फंडामेंटल सीरीज में। और वही देखा जाए तो कंपनी के पास डेप्ट है ही नहीं, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कर्ज है ही नहीं, कर्ज मुक्त है ये कंपनी। वही 5 साल में ये स्टॉक अराउंड वही 5 साल में ये स्टॉक अराउंड 94% CAGR के रेट से ग्रोथ किया है। 94% मतलब कि 5 साल में अगर आपने इस स्टॉक में पैसे लगाया होता तो आपका 5 टाइम्स हो गया होता। हर साल ये स्टॉक लगभग डबल हो रहा है, हर साल। कंपनी का एक बार रिजल्ट देख लेते हैं कैसा चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सो कंपनी का अगर ईयरली ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए ईयरली, तो 2019 में सिर्फ 162 करोड़ का सेल्स था, जो कि अब बढ़ के अराउंड 900 करोड़ मार्च 2024 तक हो गया है। और 24 के बाद ऑलरेडी ये 900 करोड़ टच कर चुका है अभी, जबकि इस साल में अराउंड 6 मंथ बाकी है। इस मार्च में ये इनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो ख़त्म होगा। तो अभी इन्होंने 900 करोड़ का जो सेल्स है अचीव कर लिया है, बाकी अभी 6 महीने अराउंड बाकी है। नेट प्रॉफिट देखा जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार कंटिन्यूस स्पीड से बढ़ ही रहा है हर साल। वही नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो जहां 2019 में सिर्फ 9 करोड़ था, जो कि अब जो कि ये मार्च 2024 तक 246 करोड़ हो चुका है। अब कितने टाइम्स होता है आप ये खुद देख लेना। वहीं ये लास्ट वाले सेक्शन में आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग जो है 2022 में 50% के आसपास थी, जो कि धीरे धीरे कम होकर के 33% आया है। क्यों इतना रिड्यूस कैसे हुआ है? रिड्यूस इस वजह से हुआ है क्योंकि आप देख सकते हो एफ के पास सिर्फ 8% थी, जो कि अब बढ़ करके 25% हुआ है। तो प्रमोटर से डायरेक्ट शिफ्ट हुआ है एफ के हैंड में।
इसलिए ये प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो रिड्यूस हुए, जबकि एफआई की जो होल्डिंग है वो इंक्रीज हुए इस स्टॉक में। वो डीआई के पास देखिए 23% था, 24% के आसपास था 2022 में, और अभी 20% हुआ है, 3% के आसपास रिड्यूस हुआ है, जो मे बी एफआई के होल्ड में हैंड में गया होगा या फिर पब्लिक के हैंड में गया होगा ये। सो गाइस ये था डिटेल्ड केफिन टेक का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। मुझे ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने के लिए। ये काफ़ी अच्छा वेल्थ आपके लिए जनरेट कर सकता है। अभी इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है, अभी अभी इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है अराउंड 943। मुझे लगता है कि अगले 2 सालों में इस स्टॉक का प्राइस 2000 प्लस होना चाहिए, इसलिए मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आइए गाइज नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। सो नेक्स्ट स्टॉक है सी डी एस एल। सी डी एस एल एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके ऐसा कंपनी पूरे वर्ल्ड में लिस्टेड नहीं है। जी हाँ, होल्डिंग कंपनी। जब भी आप कोई स्टॉक बाय करते हो तो आपको, जैसे कि आप बैंक में पैसे रखते हो तो आपके बैंक अकाउंट में जाता है, उसी तरह से जब भी आप कोई स्टॉक बाय करते हो तो कहाँ जाता है, आपको क्या लगता है, वो सी डी एस एल की जो होल्डिंग है होल्डिंग में जाता है। सी डी एस एल आपके शेयर्स सेफ रखता है, अपने पास रखता है सी डी एस एल। और जब भी आप सेल करते हो तो देखते हो आपके लिए आपको एक टी पिन चाहिए होता है वेरीफाई करने के लिए। वो टी पिन आप वेरीफाई करते हो जब सी डी एस एल के वेबसाइट पे, जब आप वेरीफाई करते हो, ओ टी पी सबमिट करते हो, देन आप वो शेयर सेल कर सकते हो। तो और उसके बदले में क्या होता है, सी डी एस एल आपसे पर ट्रांजेक्शन का 22 रुपये चार्ज करता है। सो आप ये बिजनेस दे सकते हो। इस कंपनी ने एक बार टेक्नोलॉजी में पैसे लगाया और जैसे जैसे मार्केट ग्रोथ हो रहा है इस कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ होता जा रहा है। इस कंपनी ने पिछले 5 साल में अराउंड 19% के रेट से ग्रोथ किया है। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था, एक बार फिर से याद करना है इंट्रो, कि इंडिया में सिर्फ 4.5% लोगों के पास डीमेट अकाउंट है। जब भी आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो डीमेट अकाउंट वो डायरेक्टली सीडीएसएल के साथ ओपन होता है आपका। इस मार्केट में इस सेक्टर में सिर्फ 2 ही स्टॉक है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। सीडीएसएल लिस्टेड है इसलिए हम सीडीएसएल को बाय कर रहे हैं। एनएसडीएल अभी लिस्टेड नहीं है तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल एनालिसिस कर भी नहीं सकते हैं। हालांकि मार्केट का जो मार्केट शेयर है, मार्केट शेयर 70% डीमेट अकाउंट जो है वो सीडीएसएल के पास है। वहीं 30% जो मार्केट का जो अकाउंट है वो एनएसडीएल के साथ है। वहीं एनएसडीएल का जो मेन बिजनेस है वो इंस्टीट्यूशनल अकाउंट के साथ है। जबकि मार्केट जिस रफ्तार से ग्रो कर रही है, जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे मार्केट के साथ, सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल होगा इस स्टॉक मार्केट इंफ्रा सेक्टर में, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा सीडीएसएल को। अगर आप मार्केट में किसी चीज़ की गारंटी या सर्टेनिटी तो नहीं है, पर आप अगर अपने पैसे बैंक में रखते हो तो बैंक से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है कि आप इस सीडीएसएल में डाल करके भूल जाओ फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। ये आपके लिए काफ़ी बड़ा वेल्थ जनरेट कर सकता है। गाइज एक बार सीडीएसएल का जो है चार्ट देख लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं सीडीएसएल। सीडीएसएल जो कि काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड में है, इसका जो फर्स्ट सपोर्ट है इस लेवल पे है, इस लेवल पर है। ये है अराउंड 1350, जो कि अभी चल रहा है 1420 के आसपास। हो सकता है कि मंडे को मार्केट खुलने के बाद अगर थोड़ा सा नीचे है तो इस लेवल पे मिले, तो मैं इस स्टॉक में अराउंड 10% के आसपास अपने कैपिटल का इस स्टॉक में जो 20% में लगाने वाला था उसका 50% आसपास मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँगा। बाकी का जो है नेक्स्ट सपोर्ट इस लेवल के लिए मैं रखूँगा। ये जो लेवल है 1120 के आसपास, बाकी का जो है अराउंड 50% में रखूँगा। 50% मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 50% मैं इस लेवल पे इस स्टॉक में पैसा डालूंगा। एक बार देख लेते हैं फिबोनाची से कि कितना ये स्टॉक अभी और नीचे जा सकता है। गाइस फिबोनाची लगाने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ट्रेंड स्टार्ट कहाँ से, देखिए ये जो अप ट्रेंड है ये इस जगह से स्टार्ट हुआ था। ये लो जो है इसका लो से, तो आप इसको ऐसे लगा सकते हो। ट्रेंड का जो हाई है वो और लो पॉइंट है यहाँ पर टच होना चाहिए, ये जो लाइन है टच होना चाहिए लो का। अब इसमें देख सकते हैं, हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, फिर 23% जो है ये भी रिट्रेसमेंट बाकी है इसमें, तो हो सकता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा और नीचे है। और ये प्राइस एग्जैक्टली वही है जहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाया है, जहाँ पे ये सपोर्ट लाइन बनाया है 1350 के आसपास। सेकंड जो सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट भी 38% के आसपास जो है वो सेकंड सपोर्ट के आसपास है, अराउंड 1127,
जो कि 1130 और 1140 के आसपास इसका 38% रिट्रेसमेंट लेवल है। सो गाइज इस स्टॉक में आप इस लेवल पर आप अपना थोड़ा सा कैपिटल लगा सकते हो, और बाकी ये कैपिटल आप नीचे अगर आए तो 38% रिट्रेसमेंट लेवल है, इस लेवल पे आप लगा सकते हो। वही इस स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। सो पहली बात तो यार इसके जैसा कोई इस सेक्टर में है ही नहीं। आप इस स्टॉक के फंडामेंटल्स जो कंपनी के बारे में है, डिटेल में आप यहाँ पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आप देख लेना। वैसे अगर कंपनी के जो स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 55.7 है, जो कि इंडस्ट्री के पी से कम है, लगभग बराबर ही है, तो ज़्यादा ना महंगा ना ज़्यादा सस्ता है। वही प्रमोटर होल्डिंग इसके पास 15% है, और एफ आई की होल्डिंग 14% और डी आई की होल्डिंग 22%। इस स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा आई थिंक रिटेल के पास है ये स्टॉक। एफ आई ने अभी हाल ही में 0.23% स्टेक कट किया है अपना। वही कंपनी का आर ओ सी और आर ओ ई देखे तो काफ़ी ज़्यादा सही है, वो काफ़ी ज़्यादा, वो 30% प्लस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। वही कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव्स देख लेते हैं। कंपनी के पास पॉजिटिव नेगेटिव तो ना के बराबर है, वहीं पॉजिटिव भर भर गया है, भर भर गया है। देख लीजिए आप कि कंपनी के पास जो है पहले तो डेप्ट फ्री है, दूसरी बात कि इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने के चांसेस हैं, और इसने 30% सी ए जी आर से लास्ट 5 ईयर में इसने रिटर्न दिया है। कंपनी का आर ओ सी और आर ओ ई भी 3 साल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वही कंपनी का जो है डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा पे आउट कर रही है, अराउंड 55.3% के डिविडेंड पे आउट कर रही है। डिविडेंड जो मिलता है आपको फेस वैल्यू पे मिलता है, तो फेस वैल्यू का जो है 55.3% जो है डिविडेंड दिया इस कंपनी ने। वही कंपनी के पास नेगेटिव क्या है, नेगेटिव बस एक ही यार कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा लो है। कंपनी का जो है 40% तो यार अराउंड बी एस सी के पास है, बी एस सी के पास होल्डिंग है, बी एस सी के पास होल्डिंग है, इसलिए आई थिंक प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है काफ़ी ज़्यादा लो होगा। वही स्टॉक का जो है बुक वैल्यू के 19-20 टाइम्स पे चल रहा है, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी प्रमोटर होल्डिंग ने लास्ट 3 साल में 5% डिक्रीज किया है, क्योंकि वो 5% जो है वो एफ आई और डी आई के हैंड में गया, इसलिए यहाँ रिड्यूस हुआ है। इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। 2013 से ये शायद ऑपरेट करना स्टार्ट किया था, क्योंकि सारे जो जितने भी डीमेट अकाउंट है, पहले क्या होता था कि मैनुअली किसी ब्रोकर जो होता था उसके पास जाकर के आपको ट्रेडिंग करना पड़ता था। ये जो ऑनलाइन हुआ 2013 से हो, तो 2013 से ये कंपनी अपना इस बिजनेस में है। और लास्ट का देख लेते हैं हम, लास्ट का 3-4 साल का देख लेते हैं। 2021 मार्च में 340 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि बढ़ करके 2024 में अराउंड 812 करोड़ की पे पहुंच चुका है, और 2025 में अभी तक ईयर ईयर एंड नहीं हुआ और 1035 करोड़ और ऑलरेडी जा चुका है। सो देख सकते हैं कि ईयर बाई ईयर काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। 2021 में 212 करोड़ था, जो कि अब पहुंच के अराउंड 500 करोड़ के आसपास हो चुकी है। नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी 107 करोड़ था 2020 में। वही नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट 2021 में 201 करोड़ था, 201 करोड़, जो कि बाद में ये अभी 2024 मार्च तक में 420 करोड़ था, और इस साल ऑलरेडी 533 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है इस कंपनी को। बात करें अगर प्रमोटर होल्डिंग और एफ आई और डी आई के होल्डिंग, तो आप देख सकते हैं कि 2022 तक 2022 जून तक इस कंपनी में एफ आई की होल्डिंग जीरो थी, जो कि पहले 15% हुई, और अभी जो करंट चल रही है 13.77% के आसपास चल रही है। इन्होंने लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा रिड्यूस किया अपना स्टेक। और डी आई की बात करें तो डी आई के पास 38% स्टेक थी, जो कि धीरे धीरे कम होकर के अब 22% आ गया है। इस स्टॉक में जो मेनली जो देखा जाए तो पब्लिक है, पब्लिक ने काफ़ी ज़्यादा स्टेक अपना बढ़ाया है। पब्लिक की जो पार्टिसिपेशन है पहले 41% थी 2021 में, जो कि अभी 49% हो चुकी है इस स्टॉक के अंदर। सो और बाकी सारे पैरामीटर्स पे सी डी एस एल काफ़ी ज़्यादा खरा उतर रहा है। सो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको जैसे एम आर एफ हो गया, एम आर एफ जिन लोगों ने अगर 1990-2000 के आसपास से उन्होंने बाई किया होगा, अभी देख लीजिए कैसे, तो एम आर एफ जैसे रिटर्न देने की क्षमता इस स्टॉक में है। सो ये स्टॉक बाई करके होल्ड किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। सो ये स्टॉक भी मैं डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला हूँ।
बात करते हैं थर्ड स्टॉक की दोस्तों। तो थर्ड थर्ड स्टॉक है बीएससी। बीएससी के बारे में यार ज़्यादा तो मुझे लगता है बोलने की जरूरत नहीं, जो भाई बहन मार्केट में पहले से हैं और जो लोग नए हैं बता दूं कि इंडिया में दो एक्सचेंज है, एनएससी बीएससी। और जब भी कोई आप स्टॉक बाय करते हो तो आपको एनएससी और बीएससी के थ्रू हम बाय करना पड़ता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपको कोई सब्जी खरीदनी है तो उसके लिए क्या मार्केट जाना पड़ेगा ना, मार्केट जाना पड़ेगा, है ना। तो सिमिलरली अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो आपको एनएससी या बीएससी, दो मार्केट है, दोनों में से किसी एक पे जा करके आपको बाय करना पड़ेगा। दोनों को एक्सचेंज बोलते हैं, करेक्ट। बीएससी जो एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है, एशिया का सबसे ज़्यादा पुराना एक्सचेंज है। अब बीएससी का देखिए रेवेन्यू मॉडल का, जब भी आप कोई शेयर बाय करते हो तो उसके ऊपर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। वो ट्रांजैक्शन चार्ज किसके पास जाता है? बीएससी के पास जाता है। साथ ही बीएससी जो है ब्रोकर से, जो है जो ब्रोकर्स के साथ डेटा शेयर करते हैं वो ब्रोकर से चार्ज करती है बीएससी, है ना। तो बीएससी का जो बिजनेस मॉडल है वो तो यार ऐसा है कि ऑल टाइम जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा, जब तक इन तीनों कंपनी का एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगा, कि फिनटेक, सीडीएसएल और बीएससी, है ना। तो इसलिए बीएससी का एक बार चार्ट देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए गाइस मैं ट्राई कर रहा हूँ शॉर्ट में जल्दी से बता सकूँ मैं आपको सारी डिटेल्स। सो गाइस क्लियरली आप देख सकते हैं कि बीएससी 5,000 का हाई मार करके अभी 4,060 पे चल रहे हैं, जो कि अराउंड देखा जाए टॉप से तो अराउंड 20% का रिट्रेसमेंट हो चुका है। और ये कितना गिरेगा, और ये कितना गिरेगा? तो फर्स्ट सपोर्ट तो गाइस मुझे यहाँ पे लगता है कि ये 3800 जो है, 3800 इस लेवल पे आएगा। तो ये बाय करने का अच्छा लेवल है। यहाँ पे भी आप थोड़ा सा 10% लगा सकते हो, बाकी 30% आप इस लो पे। और जो बिल्कुल ही है सबसे ज़्यादा पैसा, वो किस लेवल पे, नोट कर लीजिए, 3500, 3570 के आसपास है ये। और वर्स्ट सिनेरियो जो होगा इस स्टॉक का, वर्स्ट सिनेरियो मुझे लगता है इस लेवल पे आ सकता है। वर्स्ट सिनेरियो 3200 के आसपास आ सकता है। एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देख सकते हैं कि ये स्टॉक कहाँ तक रिट्रेस्ट कर सकता है। तो सबसे पहले जो ट्रेंड ये स्टार्ट हुआ था इसका, यहाँ से स्टार्ट हुआ था अप ट्रेंड, यहाँ से अप ट्रेंड, और जो टॉप की जो क्लोजिंग है उस लेवल पे। सो गाइस देख सकते हैं कि 23% का तो रिट्रेसमेंट हो चुका है इस स्टॉक में, 23%। और ये भी नीचे जा रहा है, तो नीचे किस लेवल पे सपोर्ट लेगा? तो मैं वेट कर रहा हूँ इस 38.382% का जो है इस लेवल पे। बता दो कि मैं ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में था पहले, मैंने इसको बाय किया था अराउंड 2200 के आसपास, और मैंने अभी कुछ दिन पहले 4700 पे मैंने इस स्टॉक को सेल किया था, 4700 पे। सो ये स्टॉक में मैं दोबारा फिर से एंट्री मारूंगा, क्योंकि ऊपर से काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन हो गया है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन और हो सकता है। और वर्स्ट सिनेरियो में मैं यहाँ पे 100% कैपिटल नहीं डालूंगा, मैं 38% जो ये रिट्रेसमेंट है इस लेवल पे मैं अपना 60% कैपिटल डालूंगा, बाकी का 40% मैं नीचे के लिए लेवल के लिए रखा रहूँगा मैं, है ना। तो चार्ट पे तो यार देख लो आप इस लेवल पे बाय कर सकते हो, 38.2% जो रिट्रेसमेंट है। नहीं तो आप यहाँ पे भी थोड़ा सा पैसा लगा सकते हो। ये स्टॉक अभी थोड़ा सा और फॉल हो सकता है। सो मोरो ट्रेडिंग के दिन जिस लेवल पे मिले मैं इसको बाय कर रहा हूँ इस स्टॉक को। इस स्टॉक का अगर फंडामेंटल की बात करें तो यार फंडामेंटल तो इस स्टॉक की सर्च करने के है नहीं, क्योंकि इसके जैसा कोई दूसरा एक्सचेंज रजिस्टर्ड है ही नहीं मार्केट में। दूसरा एनएससी है, एनएससी की सर्टेनिटी है कि एनएससी जैसे ही आईपीओ के लिए फाइल, ओवरड्राफ्ट फाइल करेगी, वैसे स्टॉक में फिर से एक रन अप आएगा अप साइड में, फिर से एक रन अप आएगा अप साइड में। क्योंकि जब भी कोई एक कॉम्पिटिटर आता है ना, तो उसके वैल्यूएशन से कंपेयर करते हैं दूसरे स्टॉक के वैल्यूएशन। तो मुझे लगता है कि एनएससी की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है अभी, तो सेम बीएससी भी उस वैल्यूएशन को मैच करने का ट्राई करेगा। आप इधर साइड में देख सकते हो बीएससी के बारे में जो भी बिजनेस है इसका, आप डिटेल में पढ़ सकते हो, आप डिटेल में पढ़ सकते हो बीएससी का बिजनेस। वहीं अगर स्टॉक का पी की बात करें तो 92.3 है, जो कि क्लियरली काफ़ी ज़्यादा हाई है। हालांकि इसके जैसा कोई और दूसरा स्टॉक है नहीं, तो क्या करोगे आप, देना ही पड़ेगा। और आपको अगर क्या कर जनरली देखो होता क्या है, जब हम स्टॉक को बाय करते हैं ना, तो एक तरह से हम शेयर होल्डर बन जाते हैं कि हम भी उस बिजनेस के में पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो अगर किसी अच्छे बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी अच्छे बिजनेस में आप पार्टनरशिप बन रहे हो, तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको हाई वैल्यूएशन देना ही पड़ेगा। और उसके जैसा बिजनेस कोई दूसरा नहीं है ना। एनएससी है बट उसका अभी तक आईपीओ आया नहीं है, वो भी प्राइवेट मार्केट में चल रहा है, पब्लिक के लिए आया नहीं है। तो लोग क्या कर रहे हैं, इसको तो हाई वैल्यूएशन देंगे यार। उसका आईपीओ आने के बाद इसका हो सकता है कि अगर वो आईपीओ आया इससे सस्ता वैल्यूएशन पे हुआ,
तो हो सकता है कि ये भी फॉल करके नीचे आए। बट अगर इससे महंगा आया, जो कि अभी मार्केट में दिख रहा है कि इससे महंगा वैल्यूएशन है उसका, इसका प्राइस एटलीस्ट अभी 5000 प्लस होना चाहिए, अराउंड 5500 6000 के आसपास होना चाहिए उसके वैल्यूएशन से अगर कंपेयर करें तो एनएससी के वैल्यूएशन से। तो अभी देखिए 4000 पे चल रहा है, तो उसका मार्केट थोड़ा सा और आया। जैसे ही एनएससी अपने आईपीओ के लिए फाइल करेगी, ये स्टॉक हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा बाउंस बाउंस बैक करने को देखने को मिले आपको। इस स्टॉक में बात करें तो आर ओ सी 20%, आर ओ ही थोड़ा सा कम है यार। हो सकता है कि इसकी कॉस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगता हो बिजनेस में, बट अभी कम है। बट मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे और ये ग्रो ही करेगा, ग्रो ही करेगा। वहीं एफ आई की बात करें तो एफ आई ने 2% स्टेक अपना बढ़ाया है इस स्टॉक में। वहीं एफ आई की जो है 13% करेंट होल्डिंग है, और डी आई की 11% डी आई के हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। पब्लिक का फेवरेट स्टॉक है ये। पब्लिक का जो होल्डिंग है वो अराउंड 53% के आसपास है इस स्टॉक में। बात करें वही कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों ही बराबर ही दिख रहे हैं मुझे, बराबर दिख रहे हैं। और वो सारे के सारे जो कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये शॉर्ट टर्म लग रहे हैं मुझे, शॉर्ट टर्म लग रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि प्रॉफिट में तो ये कंपनी है ही है, प्रॉफिट में। बस ओनली वन कंसर्न है कि वैल्यूएशन ज़्यादा है। आप अगर सिमिलरली अगर बात करें अदर स्टॉक है, जैसे कि डिक्सन टेक और टाटा एलेक्सी, इनकी वैल्यूएशन देखना यार एक बार। ये जिस तरह से जितना महंगा है, और अभी करंट में ट्रेंड देख सकते हो, जिस तरह से ये भाग रहे हैं और इनकी वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है, तो देखो मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। अगर एक अच्छा स्टॉक है तो मार्केट को फर्क नहीं पड़ता, अगर वो स्टॉक भाग रहा है तो भागता ही रहेगा। कंपनी पहली बात की डेप्ट फ्री है, डेप्ट फ्री है। और कंपनी का जो रिजल्ट अच्छा आने वाला है, और कंपनी जो डिविडेंड है वो 57.2% है। वही कंपनी की जो नेगेटिव साइड देखा जाए तो स्टॉक जो है 17 टाइम्स बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वही कंपनी की जो इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी है वो थोड़ा सा लोअर है, लोअर है। और बाकी अदर कंपेरिजन देख लेते हैं कंपनी का रिजल्ट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो कंपनी का जो 2019 में था सेल्स 652 करोड़ था, और प्रॉफिट प्रॉफिट जो था 220 करोड़ के आसपास। वही 2024 में जाकर के कंपनी का जो सेल्स है 1600 करोड़ हो गया है, और प्रॉफिट अराउंड 3 टाइम्स हो गया, प्रॉफिट 3 टाइम्स हो गया, 627 करोड़। सो ये टाइम के साथ और बढ़ता जाएगा, क्योंकि उन्होंने जितना टेक्नोलॉजी और इन सब में इन्वेस्ट करना था इन्होंने इन्वेस्ट कर लिया है। अब क्या उस टेक्नोलॉजी का रिटर्न इनको मिलेगा। सो गाइस, ये 3 स्टॉक थे जो कि मैं इस मोरो ट्रेडिंग में मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो 2 स्टॉक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए तब तक के लिए बाय, हैप्पी दीपावली।